नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास के अंदर हम पाठ तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरे पाठ में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य पाठ का जो हमारा नाम है, उसी पाठ का अध्ययन बिंदु है। अब हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य की स्थिति को ही पढ़ रहे हैं, तो रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियाँ अर्थात समाज कितने भागों में विभक्त था और उनका समाज में क्या क्या स्थान था, उस संदर्भ में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम समझते हैं। आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टैसिटस, ये आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य के इतिहासकार जो था टैसिटस जिसका नाम था, और उसने रोमन साम्राज्य की जो प्रमुख सामाजिक श्रेणियों को विभिन्न भागों में बांटा है, तो उसके अनुसार हम समझते हैं कि टैसिटस ने किस प्रकार विभाजन है वो समाज की संरचना का किया है। देखिए, तो टैसिटस ने जो श्रेणी बताई है, पहला है सेनेटर, जिन्हें रोमन साम्राज्य में पैट्रेस, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता था पिता, यानी जो कि समाज में सबसे बड़ा वर्ग कह सकते हैं, जिन्हें पिता या जो कि उच्च वर्ग के रूप में माना जाता था। दूसरा होता था अश्वारोही। अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य होते थे और ये जनता का सम्माननीय वर्ग है वो माना जाता था। इनका संबंध महान घरानों से हुआ करता था, यानी ये विशिष्ट घरानों से वीआईपी जन हुआ करते थे। और तीसरा इधर नाम आ रहा है फूहड़ निम्नतर वर्ग, यानी कि कमीनकारू। ठीक है, ये रोमन साम्राज्य का कमीनकारू वर्ग था, जिसे प्लेबस सोडिडा के नाम से वहाँ पे जाना जाता था। और इनका जो कार्य होता था, ये उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, यानी ये निम्न वर्ग हुआ करता था। और फिर अंततः चौथा वर्ग जो आता है वो था दास वर्ग। ठीक है, रोमन साम्राज्य का दास वर्ग जो कि सबसे ज़्यादा जो है कार्य करता था। तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सेनेट की संख्या लगभग 1000 थी, यानी रोमन साम्राज्य में जो श्रेणी एक तरह से कह सकते हैं या जो वर्ग विभाजन था, उसमें सेनेट जो थे उसकी संख्या 1000 थी। और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर्स अभी भी इतालवी परिवारों से थे। ये सेनेटर वो लोग थे जो जमींदार थे और समाज में जिनके पास अकुत धन संपदा जमीनें होती थी और समाज में उनका स्थान है सम्माननीय, और जनता उन्हें माई बाप या जो है पिता के नाम से संबोधित करती थी सब। तो इस प्रकार से, और ये अधिकतर लोग हैं वो इतालवी फैमिली से थे या इतालवी परिवारों के लोग शामिल थे। यानी रोम जो था वो रोमन साम्राज्य, लेकिन फिर भी इटली के कई अनेक इलाकों से थे और ये सारे के सारे जमींदारी परिवारों से संबंधित थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में, चौथी शताब्दी के आरंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल का आरंभ हुआ। टैसिटस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह, जिसमें सेनेटर और नाइट या अश्वारोही। अभी हम समझते देखिए कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन के समय जो है सेनेटर और नाइट या अश्वारोही इनका जो है प्रारंभ माना जाता है। परवर्ती यानी बाद में, जो बाद के समय के दौरान। और सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। अभिजात वर्ग यानी धनी संपन्न वर्ग और समाज में जिनका स्थान है बहुत उच्च या कह सकते हैं काफ़ी अच्छा जो था या सम्माननीय था। ये परवर्ती रोमन अभिजात वर्गों का अत्यधिक धनवान था, यानी ये वर्ग बहुत अधिक धनवान वर्ग था। और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी तथा पूर्वी मूल के थे। इसके अंदर जो मुख्य रूप से अभिजात है वो बन चुके थे। ये परवर्ती रोम अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से ये विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। यानी ये धनवान थे, अभिजात थे, लेकिन फिर भी वहाँ के रोम के जो सैनिक थे, योद्धा जो थे और जो सम्रांत वर्ग से संबंधित थे, उनसे ये कम शक्तिशाली था। यानी इनके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी या इनके पास ज़्यादा कह सकते हैं कि अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी, लेकिन इनकी जो पृष्ठभूमि है अभिजात वर्गीय, या कह सकते हैं ये इतने ज़्यादा
धनी संपन्न नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनके पास शक्ति ज़्यादा थी, इनके पास ताकत ज़्यादा थी, यानी समाज में इनका बोलबाला रहा होगा। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा में जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे। इनमें से बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इसे सम्मानीय मध्यम वर्ग के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो सम्माननीय मध्यम वर्ग का नाम है वो टैसिटस ने इनको दिया है। वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के रूप में इसने वर्णन किया है, सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। ये कहने का मतलब है या तात्पर्य है कि टैसिटस ने जो सम्माननीय मध्यम वर्ग वो माना है, उसके अनुसार, टैसिटस के अनुसार ये वो मध्यम वर्ग था जो सीनेट के सदस्य या अभिजात वर्ग के या कुलीन वर्ग के जो सदस्य होते थे, जो धनी और संपन्न होते थे, उनके आश्रितों के रूप में कार्य करते थे, उनके अंडर में कार्य करते थे, चाहे वो नौकरशाही तंत्र के रूप में करो, चाहे फिर वो जो है विभिन्न अपने हुनर और कुशलता के बल पर जो उन्होंने पद हासिल किया था उसके अंतर्गत, और ये सम्माननीय वर्ग है वो माना जाता था। प्रमुख रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इस मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। कहने का तात्पर्य है कि ये मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण है, इनका जो है सरकारी सेवा और राज्य की निर्भरता यानी इन सेनेटरों के आधार पर ही हो पाता था। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक समूह माना जाता था। अब निम्नतर वर्ग क्या था देखिए, जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरिस के नाम से जाना जाता था, अर्थात निम्नतर वर्ग है वो कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक मौजूद थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीरों में नियोजित थे, यानी ये अधिकतर ये लोग वो थे जो कि बड़ी बड़ी जागीरों के अंदर खेतों खलिहानों में कार्य करते थे। इसके अलावा औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, यानी औद्योगिक क्षेत्र और जो है खदानों में काम करने वाले या खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो है काम करने वाले मजदूर हुआ करते थे। इसके अलावा प्रवासी कामगार जो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जो अनाज या जैतून का फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें कार्य मिलता था तो वो जाते थे और कई जगह उनकी ज़रूरतें होती थी। स्वनियोजित शिल्पकार भी होते थे, और जो ऐसा बताया जाता है कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे, यानी जो स्वनियोजित शिल्पकार जो होते थे वो अपने हुनर के आधार पर मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा ठीक से कमाते थे और उनकी जीवन स्तर उनसे ठीक था। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे, यानी सेनेटरों के अधीन काम करने वाले जो निम्नतर वर्ग जिसे कह सकते हैं, उसमें अनेक प्रकार के श्रमिक शामिल थे, कामगार वर्ग के लोग शामिल थे, मजदूर लोग शामिल थे, शिल्पकार थे, लेकिन शिल्पकार अपने जो है हुनर के बल पर अपना स्वयं का कारोबार या रोजगार चलाते थे। वो मजदूरों से या इन कामगारों से इनकी स्थिति है वो अच्छी हुआ करती थी। तो समस्त रोम साम्राज्य में जो पश्चिमी प्रदेश था उस साम्राज्य में ये सारे लोग हैं बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। इसमें एक शब्द आया है, हम वापस देखते हैं इसको। इसमें आया है एक शब्द है नाइट, ठीक है, नाइट या अश्वारोही। अब इसकी परिभाषा को हम समझते हैं कि नाइट या अश्वारोही कौन होते थे। देखिए, नाइट या इक्वाइटस या नाइट वर्ग अश्वारोही यानी घोड़े पर बैठकर कार्य करने वाले, घोड़े या घुड़सवार जिसे कहते हैं, तो नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान वर्ग था। ठीक है, मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें गुड़ सेवा में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, यानी वहाँ पे ऐसे कुछ नियम थे, और अगर सेना में भर्ती होने के लिए या गुड़ सेना में भर्ती होने के लिए उनकी योग्यता है, और उसके साथ ही उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उन्हें घुड़सवार बनाया जा सके। तो उनकी स्थिति भी समाज में सम्मानजनक थी और संपत्ति के आधार पर ही उन्हें गुड़ सेना में भर्ती किया जाता था। औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, यानी वो साधारण योग्यता थी जिसके आधार पर वो जो है नाइट्स बन जाते थे, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। अब इनकी खुद की संपत्तियां होती थी, ज़मीनें होती थी, और ज़मीनों के मालिक ये जमींदार जो है ये नाइट्स हुआ करते थे। लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक और व्यापारी भी
हुआ करते थे। ठीक है, ये सिर्फ घुड़सवारी नहीं होते थे बल्कि इनके अपने बड़े बड़े बिजनेस वगैरह होते थे। तो जहाज़ों के मालिक, व्यापारी, साहूकार यानी ऋण देने वाले लोग भी हुआ करते थे और काफ़ी पैसा वगैरह है वो लोगों को दिया करते थे। यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे या उससे संबंधित कार्य भी करते थे। तो कह सकते हैं ये नाइट्स वो समूह था रोमन साम्राज्य का जो कि सम्मानजनक स्थिति में था। घुड़सवार और जमींदार भी हुआ करते थे, साथ में कई ऐसे नाइट्स भी थे जिनका अपना व्यापार, साहूकार और बैंकर भी हुआ करते थे। अब हम वापस दूसरी चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार जिसका नाम आता है ओलिम्पियोडोरस। ठीक है, वो कहता है, और वो एक राजदूत भी था, कि उसने लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। देखिए यहाँ पर कुलीन परिवारों की संपदाओं का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि वहाँ पे कुलीन परिवारों के पास इतनी धन संपदा होती थी कि उनकी जो एक तरह से इनकम जो होती थी, वार्षिक इनकम, वो 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। सोना यानी गोल्ड के बराबर होती थी। और ऊपर उसके बावजूद भी उसमें वो सारी चीज़ें शामिल नहीं थी जो वो सीधा उपभोग कर लिया करते थे, जिसमें जैसे फसल है, अनाज है, सब्जियां हैं, वो डायरेक्टली हमेशा यूज़ करते थे। उस चीज़ को इसके अंदर नहीं डाला है, तो भी उनकी इनकम बहुत अधिक मात्रा में होती थी और 4000 पाउंड सोने के बराबर उनकी इनकम हुआ करती थी। ऐसा कहा है इतिहासकार ओलिम्पियोडोरस, और वो एक राजदूत भी था, तो उसने इस बारे में ये जानकारी दी है। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। मौद्रिक प्रणाली यानी बाद के समय में जो वहाँ पे सिक्के जो चलते थे उसमें चांदी के सिक्के हैं वो बंद हो गए। इसके क्या कारण है देखिए, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई। ये चांदी स्पेन से रोमन साम्राज्य में आती थी, लेकिन कई वहाँ पे जब चांदी वहाँ की खदानों से मिलनी या निकलनी बंद हो गई तो स्पेन ने रोम को चांदी देना बंद कर दिया। और ऐसी स्थिति में रोम की मुद्रा जो पहले चांदी आधारित थी, उस मुद्रा को रोम वासियों को या रोम के शासकों को बंद करना पड़ा। और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। अब वापस यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट आ रहा है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जो कि बाद में आया था, कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और समूचे पुराकाल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। कि जब इनके पास चांदी खत्म हो गई मुद्रा बनाने के लिए, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का जब समय आया, जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है जिसका समय माना जाता है 313 ईस्वी के आसपास, ठीक है, और उसने शुद्ध सोने का सिक्का है वो चलाया था। और ये सोने के सिक्के यानी कह सकते हैं नई मौद्रिक प्रणाली है उसने जो है स्थापित की थी। परवर्ती समूचा पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा कि कॉन्स्टेंटाइन के बाद या सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बाद भी कई सालों तक या वर्षों तक या बाद के शासकों ने भी सोने की मुद्राओं को जारी रखा था। रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च और मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। देखिए रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल, एक होता है पूर्ववर्ती काल और एक होता है परवर्ती काल। देखिए पूर्ववर्ती काल से तात्पर्य ये है कि इसमें जो पूर्व का जो समय है वो पूर्ववर्ती बताते हैं, और एक आया है परवर्ती। अब परवर्ती यानी बाद का समय, कालांतर जैसे समय बीतता जाता है उसके बाद कई चीज़ों में परिवर्तन होता चला जाता है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है। तो इसके 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले का समय पूर्ववर्ती और बाद का समय है वो परवर्ती माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अपने जो लोग जो होते थे उनको वेतन जो दिया जाता था वो सोने के रूप में मिलता था, यानी गोल्ड कॉइन दिए जाते थे उनको, और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने में लगाते थे। अब वो पैसा वो क्या करते थे, वो बहुत अधिक मात्रा में ज़मीनों को खरीदते थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो और अधिक संपन्न और अधिक धनी बन गए। यानी वो स्थायी संपत्तियां खरीदते थे और ख़ास तौर से ज़मीनें।
तो उन्होंने ज़मीनों को खरीदा उस पैसे से। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य के अंदर भ्रष्टाचार था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। अब भ्रष्टाचार किस क्षेत्र में था, तो वो था एक तो न्याय प्रणाली के क्षेत्र में, यानी न्याय में धांधलियाँ होती थी, लोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते होंगे, और सैन्य आपूर्तियों में कई बार जो सेना के लिए कई चीज़ें वगैरह आती थी उसमें भी जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी वो घपलेबाजियाँ करते रहेंगे। तो यानी कह सकते हैं यहाँ भ्रष्टाचार मौजूद था। ठीक है। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए थे। तो यहाँ पर लोग हैं इस प्रकार के भ्रष्टाचार करते थे, यानी पैसा जनता से भी लूटते थे न्याय के लिए, या बार बार लोगों से लूट खसोट करना। और यहाँ सैन्य आपूर्तियों में भी प्रशासन में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होती होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार का भ्रष्टाचार है वो फैला हुआ था रोमन साम्राज्य के अंदर। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप भी किया है। सरकार को जैसे इसके बारे में जानकारी मिली तो सरकार ने इन अधिकारियों के ऊपर एक तरह से नियंत्रण लगाने की कोशिश भी इन्होंने की है। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून भी बनाए गए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रोमन साम्राज्य के या रोमन शासकों के द्वारा जो है अनेक प्रकार के कानून भी बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा भी की। इतिहासकारों ने, विभिन्न इतिहासविदों और इतिहासकारों ने इस भ्रष्टाचार की निंदा की, और बुद्धिजीवी जो श्रेष्ठ जन थे रोमन साम्राज्य के, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, उन्होंने भी रोमन साम्राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध है वो किया है, निंदा की है, आलोचना की है। आलोचना का ये तत्व अभिजातीय एवं श्रेण्य जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। तानाशाही यानी निरंकुश शासन तंत्र यहाँ पर मौजूद था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था, यानी शासक ही निरंकुश होता था, और ख़ास तौर से सेनेटर जिनके हाथ में सीधे तौर पे शक्तियाँ होती थी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी असहमति आलोचना को नहीं बर्दाश्त करता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, यानी हिंसात्मक कार्रवाई से तात्पर्य है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता था, उन्हें मारा काटा जाता था या उन्हें डराया धमकाया जाता था। इस प्रकार से वहाँ पर लोग हैं हिंसात्मक कार्रवाई जो है सरकार के माध्यम से लोगों के ऊपर कर दी जाती थी अगर वो किसी प्रकार का विरोध है वो करते थे। विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे, कई बार सम्राटों का मजाक उड़ाते थे लोग, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर सरकार के द्वारा उनके खिलाफ है वो कठोर कदम उठाए जाते थे। तथापि चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का कार्य किया। अंकुश लगाने यानी जो भयंकर सम्राट से तात्पर्य है कि जो जनता के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार वगैरह करते थे, वहाँ पर एक नई परंपरा, नए कानून की परंपरा का उद्भव हुआ। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाने लगा। अब नागरिक अधिकारों के लिए भी कानून बनाए जाने लगे थे। इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशक में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशप, ये शक्तिशाली बिशप यानी ये ईसाई धर्म के गुरु हुआ करते थे, जैसे ब्रदर है, फादर है, फिर बिशप, और ये जो है सेंट वगैरह होते थे। तो ये संत होते थे और ये शक्तिशाली होते थे। इनकी स्थिति भी सम्राट के जैसी ही हुआ करती थी। ये जनता के लिए कभी कभी बोलते थे और ऐसी स्थिति में बिशपों के द्वारा भी अत्यधिक निरंकुश शासकों का विरोध है वो किया गया। उन्हें उनकी निरंकुश शक्ति को दबाने का प्रयास है वो बिशपों के माध्यम से भी किया गया। यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। ठीक है, तो ये कानून इस प्रकार से था कि बिशप जो जनता के लिए होते थे या जनता जिन्हें मानती थी अपने धार्मिक जो है धार्मिक गुरु के रूप में, तो बिशप है वो जनता के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते थे, शासकों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते थे। इस प्रकार से शासक अपनी मनमानी न करें उसके लिए अंकुश लगाने के लिए कुछ नए कानून हैं या नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बने, जिसमें बिशप जैसे शक्तिशाली लोग हैं वो सम्राटों का मुकाबला करने के लिए तैयार होते थे। एक पॉइंट आया हमारा, देखिए कि प्रारंभिक दशकों में 5वीं शताब्दी में रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ क्या क्या थी। देखिए, रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। यानी
रोम के जो धनी परिवार थे, ऊंचे घरानों या कुलीन घरानों या सेनेटर्स या कह सकते हैं कि सम्माननीय वर्ग, उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी। ख़ास तौर से क्या था, एक घुड़दौड़ का मैदान, यानी उनके पास अपने खुद के घुड़दौड़ के मैदान होते थे, हिप्पोड्रोम के नाम से उनको जाना जाता था। इसके अलावा अनेक मंच और मंदिर होते थे। इनके घरों में या उनके आलीशान भवनों के अंदर फव्वारे और विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े स्नानागार हुआ करते थे। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय भी प्राप्त होती थी। यानी इनकी संपत्तियाँ इतनी अधिक थी कि उनको आय के रूप में जब जो फसलें वगैरह आती थी, उनको जब वो मार्केट में बेचते वगैरह थे तो उनको आसानी से इतनी बड़ी आय है वो प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। जिसमें फसलें या अनाज है, खाने पीने का अनाज, शराब जो नित्य उनके जो है कारखाने में वगैरह बनती थी, और कई ऐसी चीज़ें हैं वो शामिल नहीं थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो उपयोग करते थे उन चीज़ों को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय की 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। यानी दूसरे जो लोग थे, क्वाइट्स या नाइट्स के नाम से जिन्हें हम कह सकते हैं, या सैनिक सम्रांत वर्ग होता था, उनकी आय है वो 1000 या फिर 1500 पाउंड सोना हुआ करती थी। तो ये है रोमन साम्राज्य की स्थिति। हम समझ सकते हैं कि उनकी कितनी उनकी आय हुआ करती थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों को समझा और उन्हें जाना किस प्रकार से वो श्रेणियाँ विभाजित थी। और कभी कभी ये है सम्राट पर अंकुश लगाने के लिए जो है जनता है वो एक हो जाती थी, और कभी कभी शक्तिशाली बिशपों का सहारा है वो जनता को मिल जाता था, और सम्राट पर अंकुश लगाने का कार्य है वो किया जाता था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।